Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. VCRS में हम COP निकालना सीख चुके हैं. COP साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और उसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे कि कैसे हम VCRS की COP को इम्प्रूव कर सकते हैं. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेथड्स टू इम्प्रूव COP ऑफ VCRS सिस्टम. तो बहुत सारे मेथड है जिनमें से एक मेथड है इम्प्रूवमेंट बाय एडिंग फ्लैश चैम्बर. सेकंड मेथड है एडिंग एक्यूमुलेटर. थर्ड मेथड है बाय सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट. अभी वर्ड्स समझ लीजिए, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी. फोर्थ प्रोसेस है सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लैश चैम्बर के यूज़ करने से COP पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो बेसिकली हमारा जो VCRS सिस्टम होता है उसमें होता क्या है, सबसे पहले इवापोरेटर लगा होता है, फिर कंप्रेशर, फिर कंडेंसर और लास्ट में लगा होता है एक्सपांशन वाल्व. अगर हमें VCRS सिस्टम की COP इम्प्रूव करनी है तो हमारे पास दो मेथड है. एक मेथड है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ा के, दूसरा मेथड है वर्क इनपुट को कम करके. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है इवेपोरेटर में, यानी इवेपोरेटर का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा दो और कंप्रेसर को जो वर्क इनपुट देना पड़ रहा है वो कम हो जाए. तो इन दोनों केस में क्या होता है, VCRS की COP इम्प्रूव होती है. बेसिकली होता क्या है, हमने अभी तक जितने डायग्राम पढ़े थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो फोर्थ पॉइंट था जहां पर इवेपोरेटर की एंट्री हो रही थी वो वेट रीजन में था. मतलब वहां पे कुछ अमाउंट लिक्विड भी है, कुछ अमाउंट वेपर भी है. यानी जो इवेपोरेटर है उसमें जो रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है वो लिक्विड स्टेट में भी है, साथ ही साथ वेपर स्टेट में भी है. अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है इवेपोरेटर में. इवेपोरेटर में लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है, यानी किसी स्पेस से हीट एब्जॉर्ब की और वो हीट कहाँ जाती है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के पास, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होता है वेपर में. बट हमने क्या देखा कि इवेपोरेटर की जो एंट्री है वहां पर लिक्विड और वेपर दोनों जाते हैं. तो वेपर तो हीट एब्जॉर्ब और करेगा नहीं, बट जो लिक्विड है वो हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. बट जो लिक्विड के साथ वेपर गई है उसने उस इवेपोरेटर में स्पेस तो वहां पे उसने एक्वायर किया है कुछ ना कुछ. यानी उस स्पेस में हम लिक्विड भेज सकते थे, बट वहां पर वेपर जाके वेपर ने वो स्पेस एक्वायर कर लिया. यानी अगर वहां पे लिक्विड भेजते हम तो हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आता, ज्यादा आता. तो फ्लैश चैम्बर क्या होता है, फ्लैश चैम्बर एक ऐसा डिवाइस है जो इवेपोरेटर से पहले लगा होता है, एक्सपांशन वाल्व के बाद में लगा होता है. यानी एक्सपांशन वाल्व और इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है. जो लिक्विड प्लस वेपर आता है एक्सपांशन वाल्व से वो जाता है फ्लैश चैम्बर में, और फ्लैश चैम्बर क्या करता है, वहां से बेफल्स लगी होती है उसमें, वो बेफल्स की हेल्प से उस रेफ्रिजरेंट के लिक्विड पार्ट को भेज देता है इवेपोरेटर में और वेपर पार्ट को डायरेक्ट भेज देता है कंप्रेसर में. ये बेसिक समझा. फ्लैश चैम्बर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो लिक्विड और वेपर रेफ्रिजरेंट को सेपरेट करता है. ठीक है, अब डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, ये कंप्रेसर लगा हुआ है, फिर कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर के बाद एक्सपांशन वाल्व है और एक्सपांशन वाल्व के बाद में फ्लैश चैम्बर लगा हुआ है. इस फ्लैश चैम्बर में देखो यहाँ पे बेफल्स लगी हुई है. यहाँ पर लिक्विड नीचे इकट्ठा हो जाता है, जहां से लिक्विड की हम सप्लाई कर देते हैं किसको, इवेपोरेटर को. इवेपोरेटर के बाद क्या निकलता है, वेपर रेफ्रिजरेंट. यहाँ पे जो वेपर रेफ्रिजरेंट निकलता है इवेपोरेटर के बाद उसमें मिक्स कर देते हैं फ्लैश चैम्बर में जो वेपर इकट्ठी हुई थी ना, उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड और वेपर को सेपरेट कर रहे हैं. इवेपोरेटर में हम इंश्योर कर रहे हैं कि केवल लिक्विड जाए. यहाँ से जो वेपर निकलेगी, फ्लैश चैम्बर से जो वेपर निकलेगी और इवेपोरेटर से जो वेपर निकलेगी, दोनों को मिक्स करके फिर हम आगे सप्लाई कर रहे हैं कंप्रेसर को. अब देखते हैं इसमें, ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस सम अनवांटेड वेपर्स आर जनरेटेड. ठीक है, जब एक्सपांशन होता है तो हमें पता है वहां पे कुछ वेपर जनरेट होती है, तभी तो जो फोर्थ पॉइंट है वो वेट रीजन में मिलता है, यानी वहां लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है. दिस अनवांटेड वेपर is totally inactive to absorb latent heat in the evaporator. ये जो वेपर जनरेट हुई है ये इवेपोरेटर में जाके कोई भी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी इस वेपर का कोई भी यूज नहीं है.
In flash chamber, there are baffle plates on which mixture from expansion device strikes and there is a separation of vapor and liquid. इसमें कहा गया कि जो फ्लैश चैम्बर होता है उसमें लगी होती हैं बैफल्स. जब लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट का जो मिक्सचर एक्सपांशन डिवाइस से आएगा वो इस चैम्बर में आएगा, तो वो इस चैम्बर में क्या होगा, लिक्विड अक्यूमुलेट हो जाएगा बॉटम में और अपर साइड में क्या होगी, वेपर अक्यूमुलेट हो जाएगी. तो हम उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई कर देंगे फिर आगे इवेपोरेटर में. अनवांटेड वेपर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू कंप्रेसर. ठीक है, यहाँ पर जो फ्लैश चैम्बर में वेपर है अपर साइड में, जो अपर साइड में अक्यूमुलेट हुई थी वेपर, उसकी हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं कहाँ पे, कंप्रेसर को. जबकि यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी हम सप्लाई करते हैं किसको, इवेपोरेटर को. नेक्स्ट, बाय एडिंग फ्लैश चैम्बर देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आते हैं कि हमने जब फ्लैश चैम्बर लगाया तो फ्लैश चैम्बर का क्या इफेक्ट आएगा. फ्लैश चैम्बर का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट थिंग. दूसरी थिंग कि यहाँ पे जो वर्क इनपुट करना था कंप्रेसर को उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फिर हमने फ्लैश चैम्बर लगाया ही क्यों. फ्लैश चैम्बर हमने इसलिए लगाया है ताकि जो इवेपोरेटर की पाइप की लेंथ थी, इवेपोरेटर का जो फ्लोर एरिया था उसको हम रिड्यूस कर सकें. क्यों, क्योंकि इवेपोरेटर में अगर वेपर जाती है तो वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा स्पेस अक्यूमुलेट करेगी, अक्वायर करेगी. अगर वो ज़्यादा स्पेस अक्वायर कर रही है तो हमें ज़्यादा डायामीटर के इवेपोरेटर में पाइप्स लगाने पड़ेंगे. तो बेसिकली इवेपोरेटर के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ लगाया है फ्लैश चैम्बर. यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि COP पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछ सकते हैं, या वर्क इनपुट पूछ सकते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि जो फ्लैश चैम्बर लगा होता है वो कहाँ लगा होता है. फ्लैश चैम्बर लगा होता है एक्सपांशन वाल्व और इवेपोरेटर के बीच में. फ्लैश चैम्बर इज एन इंसुलेटिंग टैंक. एक तरीके का इंसुलेटिंग टैंक होता है. जैसे इंसुलेशन का मतलब क्या हो गया, ना तो हीट इनपुट होगी ना आउटपुट होगी, यानी हीट का ट्रांसफर क्या होगा, जीरो. Where there is a fixed load on the vapor compression cycle, then flash chamber is added in the plant. ये कहा गया है यहाँ पे जब VCRS सिस्टम हमने ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे जो आने वाला लोड है वो फिक्स है. लोड मतलब कि फिक्स हमें इतनी कूलिंग चाहिए. उस केस में फिक्स कूलिंग चाहिए मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें फ्लो कराना है. फिक्स अमाउंट पर सारे डिवाइस फिक्स अपने ऑपरेटिंग पैरामीटर है उस पर सारे डिवाइस हमारे वर्क कर रहे होंगे. तो उस केस में हम फ्लैश चैम्बर यूज़ कर सकते हैं. तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम COP को इम्प्रूव करने के मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमें 4 टाइप पढ़ने थे. जिसमें पहला टाइप हमने शुरू किया फ्लैश चैम्बर से, जिसमें फ्लैश चैम्बर का जो आउटपुट रिजल्ट आया वो क्या आया है कि हम इंश्योर करते हैं कि वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ ना जाए, इवेपोरेटर में ना जाए. इसके लिए हमने यहाँ पे फ्लैश चैम्बर लगाया. वो क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट से वेपर को सेपरेट करता है. वेपर को डायरेक्ट भेज देगा कंप्रेसर में, लिक्विड को भेजेगा इवेपोरेटर में. फ्लैश चैम्बर के यूज से ना तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे कोई फर्क पड़ता है, ना ही कंप्रेसर पे कोई फर्क पड़ता है. यानी ना तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा, ना ही वर्क इनपुट पे कोई फर्क पड़ेगा. इसका मतलब COP भी चेंज नहीं होती है फ्लैश चैम्बर के यूज से. सिर्फ फर्क इतना आता है, इवेपोरेटर का साइज रिड्यूस हो जाता है. फ्लैश चैम्बर लगा कहाँ होता है, एक्सपांशन वाल्व और इवेपोरेटर के बीच में. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटर के बारे में कि एक्यूमुलेटर का यूज़ करने से हमारी COP पे क्या इफेक्ट आते हैं. थैंक यू.